नमस्कार दोस्तों। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, बीए पार्ट तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम दुष्यंत कुमार, जो आधुनिक काल के बड़े गज़लकार हैं, उनके विषय में, उनकी गज़ल पर हम चर्चा करेंगे, जो साये में धूप गज़ल संग्रह में संकलित है। साथियों, गज़ल एक उर्दू साहित्यिक विधा है और हिंदी जगत को, हिंदी के विद्वानों को इस विधा से परिचय कराने का, रूबरू कराने का जो श्रेय है वो दुष्यंत कुमार को ही जाता है। ये उनका जीवन परिचय, जहाँ उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में राजपुर नवादा गांव में 1933 को दुष्यंत कुमार का जन्म हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा चांदोसी, जिला मुरादाबाद और इलाहाबाद से हुई। दुष्यंत कुमार ने अपनी आजीविका के लिए आकाशवाणी और मध्य प्रदेश के भाषा विभाग में भी नौकरी की। वे स्वभाव से बेफिक्र, मस्त मौला, फक्कड़ प्रकृति के थे, हंसमुख व्यक्तित्व के धनी थे और 1975 में अल्पायु में ही इनका देहावसान हो गया। साहित्यिक परिचय कि दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन उनके इलाहाबाद आवास से ही आरंभ हुआ, जहाँ इलाहाबाद में स्थापित परिमल, जो एक साहित्यिक संस्था थी, उसके सक्रिय मेंबर थे, सक्रिय सदस्य थे। नए पत्ते जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र था साहित्य जगत का, उससे भी ये जुड़े रहे और साये में धूप जो गज़ल संग्रह था वो इनको स्थापित करने के लिए पर्याप्त था। विदित है कि दुष्यंत कुमार नई कविता से संबंधित हैं और इन्होंने अपनी संवेदना को सहज और अनौपचारिक भाषा में प्रस्तुत किया है। कोई औपचारिकता नहीं है उसमें, कलात्मकता के प्रति आग्रह नहीं है। वहाँ कवि, गज़लकार अपनी बात कहना चाहता है, अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता है, कविता करना उसका उद्देश्य नहीं है। इन्होंने गज़ल के माध्यम से हिंदी और उर्दू दोनों को निकट लाने का कार्य किया, दोनों को नज़दीक लाने का कार्य किया। जन भाषा में कविताओं का लेखन कार्य किया। इनकी रचनाओं में जो शोषित हैं उनके प्रति सहानुभूति अभिव्यक्त हुई है, पूरी तरह सामाजिक यथार्थ के साथ। दुष्यंत ने गज़ल को हिंदी में महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया और ये काफ़ी लोकप्रिय भी रहे। साहित्यिक और राजनीतिक गोष्ठियों में उनके शेर लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। आज भी इनकी जो गज़ल है उसको लोग बड़े शौक से किसी भी मंच पर उनको दोहराते हैं, उनको बोलते हैं, बार बार
जब कभी अव्यवस्थाओं की बात आती है, जब कभी समाज का जो राजतंत्रात्मक जो राजनीतिक वर्ग है उसकी विफलता की बात आती है, योजनाओं की विफलता की बात आती है, शोषितों के प्रति सहानुभूति की बात आती है, तो दुष्यंत की गज़लें वहाँ बखूबी वक्ता के मनोभावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ होती है। दूसरा, इनकी रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साय में धूप, जलते हुए वन का बसंत, ये उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। एक कंठ विस्पाई उनका गीति नाट्य है, और छोटे छोटे एकल आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी, ये दुष्यंत कुमार द्वारा रचित उपन्यास है। दुष्यंत कुमार ने विभिन्न विधाओं में लेखन कार्य किया है। वो नई कविता के समय और उसके बाद जो विसंगति पैदा हुई उस पर इन्होंने बखूबी लिखा है। जहाँ इनकी गज़लों का संबंध है, या गज़ल हैं साय में धूप में संकलित हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो मयस्सर, चिराग का मतलब दीपक, मयस्सर का मतलब उपलब्ध होता है। यह गज़ल बहुत स्पष्ट है, बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी बात को गज़लकार ने रखा है। गज़लकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और बाद में जो सपने हमें दिखाए गए थे देश की आज़ादी के बाद, जिस तरह के खुशहाल जीवन की कल्पना सपनों के रूप में हिंदुस्तानियों को नेताओं के द्वारा दिखाए गए थे, वो सपने पूरे नहीं हुए। हर घर में खुशहाली होगी, हर घर रोशन होगा, अब कोई भूखा नहीं सोएगा। जब हम गुलाम थे तो हमें ये बातें बताई गई थी, आम जन को ऐसे सपने दिखाए गए थे। लेकिन स्वतंत्रता के लिए जब लड़ रहे थे तब तो ये सारी चीजें थी, लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता हासिल हुई उसके बाद केवल चेहरे बदले, व्यवस्था वैसी की वैसी रही। वही शोषक लोग जो पहले भी मौजूद थे और वही शोषक लोग आज भी मौजूद थे, उनकी शोषणकारी नीतियों में, उनकी व्यवस्था में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया। शोषण बदस्तूर होता रहा। तो कवि विक्षोभ व्यक्त करता है, आक्रोश व्यक्त करता है उस व्यवस्था के प्रति, जिस व्यवस्था के तहत हमें सपने दिखाए गए थे। यह कहे तो कहाँ तो तय था, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे उन लोगों से, तब तो ये बातें तय हुई थी, तब तो निश्चय हुआ था, तब तो हमें सपने दिखाए गए थे कि हर घर रोशन होगा, हर घर में दीप जलाए जाएंगे, प्रकाश फैलाया जाएगा। दीप जलाने, प्रकाश फैलाने का मतलब केवल प्रकाश फैलाना नहीं है, अपितु हर व्यक्ति की हर आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। ऐसे सपने हमें दिखाए गए। लेकिन अब कह रहे कि कहाँ तो तय था उस समय तय किया था हमने, निश्चय किया था, चिरागा हर एक घर के लिए, चिराग हर घर के लिए चिराग उपलब्ध होगा, अर्थात हर घर रोशन होगा, हर घर में प्रकाश होगा, कहीं अंधेरा नहीं रहेगा, अर्थात निराशा और हताशा पूरी तरह इस राष्ट्र से चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, दोनों बातें हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कि हर घर के लिए चिराग की बात हुई थी, रोशनी की बात हुई थी। वो रोशनी केवल और केवल दीपक जलाने वाली रोशनी नहीं थी, वो रोशनी का मतलब था
उनकी सब मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा, हिंदुस्तान के आम आदमी को खुशहाल किया जाएगा, वो हंसी खुशी की ज़िंदगी जिएगा, सभी प्रकार की जो विसंगतियां हैं, जो अंधकार उसके जीवन में छाया हुआ है, वो सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर अगली बात कर रहा है, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। फिर कहता है कि आज़ादी मिल गई, और आज़ादी के बाद पूरे शहर के लिए कोई चिराग नहीं, यानी कि शहर में कहीं भी सुशासन दिखाई नहीं देता, कहीं समृद्धि दिखाई नहीं देती। इस स्थिति को देखकर बड़ा पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है कि स्वतंत्रता पूर्व देशवासियों ने स्वतंत्रता मिलने के बाद अपने सुख समृद्धि के जो सपने देखे थे, वो प्रजातंत्र में कुशासन के कारण उनका कोई सपना पूरा नहीं हो सका। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के, मयस्सर मतलब मैंने बताया उपलब्ध, कि पूरे शहर के लिए कोई चिराग नहीं। आपने तो घर घर की बात की थी, लेकिन यहाँ तो शहर के शहर अंधकार में हैं, शहर के शहरों में अव्यवस्थाएं हैं। तो उस प्रजातंत्र की जो विफलता है, उसके प्रति कवि के मन में आक्रोश है, उसको कवि यहाँ भी व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। फिर कवि कहता है दरख्तों के साये में धूप लगती है। सामान्यतः जो बड़े दरख्त होते हैं, पेड़ होते हैं, दरख्त का मतलब पेड़, तो वहाँ छाया रहती है, धूप नहीं लगती। और जब आदमी धूप से पीड़ित होता है, प्रताड़ित होता है, तो वो छाया में चला जाता है और वहाँ उसे सुकून मिलता है। तो यहाँ कवि जो राजनेता हैं, जो भारतीय जनतंत्र के का नेतृत्व करने वाले हैं, शासक वर्ग है, प्रशासक वर्ग है, उन्हें दरख्त का प्रतिरूप कह रहे हैं कि दरख्तों के साये में धूप लगती है, यानी कि वो लोग हैं, इस विधि विधान नीति नियमों को बनाने वाले लोग हैं, नियामक लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी बड़ा जो वर्ग है, नीचे का तबका है, वो पीड़ित है, प्रताड़ित है। वो उन लोगों की तपन को दूर नहीं कर पा रहा, आम जन की पीड़ा का शमन नहीं कर पा रहा। आम जन की पीड़ा को खत्म करने के लिए ही उसे शासन की बागडोर हाथ में दी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा। वो पीड़ित है, प्रताड़ित है। इसलिए कह चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए, कि ऐसी व्यवस्था से, ऐसे देश से, ऐसे राष्ट्र से जहां जनता का शोषण होता हो, उत्पीड़न होता हो, जहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं हो, वहां से उम्र भर के लिए कहीं दूसरी जगह चला जाए। यहाँ कभी पलायन की प्रवृत्ति प्रकट कर रहा है कि ऐसा देश जहाँ शोषण और उत्पीड़न हो, उसको त्याग कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूसरी जगह चला जाना चाहिए। तो कवि इन दोनों गजलों के माध्यम से लोकतंत्र की विफलता को बता रहे हैं कि लोकतंत्र विफल हो गया है, उसकी आमजन के प्रति जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन जो नेता लोग हैं, जिन्होंने आम जन का खून पसीना बहाया, आमजन स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने प्राणों को जिसने आहूत किया, वही वर्ग आज ठगा सा महसूस करता है। सत्ता के चेहरे बदले, सत्ता वैसी की वैसी रही, वैसे के वैसे लोग रहे। इसलिए कवि उन समस्याओं से आहत है, पीड़ित है, और अपनी इस पीड़ा को गज़ल के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, और ऐसी व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देने की बात करता है। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अगली कक्षा में और गज़लों के साथ।